हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में मैं लाइट रिएक्शन के बारे में बताया था कि लाइट रिएक्शन किस प्रकार से क्लोरोफिल, सनलाइट और H2O के द्वारा परफॉर्म होता है और उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है। फाइनल प्रोडक्ट ATP, NADPH2 और ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन वायुमंडल में चला जाता है और ATP और NADPH2 इसमें डार्क रिएक्शन में वो भाग लेता है। तो देखिए यहाँ पे मैं डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन दोनों को कंपेयर करते हुए, दोनों को एक साथ रखते हुए मैं आप लोगों को डार्क रिएक्शन समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे डार्क रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि लाइट रिएक्शन, ये लाइट निकल रहा है और ये लाइट निकलने के साथ साथ किस तरह से क्लोरोप्लास्ट पर यह लाइट अटैक करता है। अटैक करने के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है और अंत में NADPH2 का फॉर्मेशन होता है और इसी के दौरान ATP भी बनता है। जबकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, जब इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन होता है उस समय NADPH2 और ATP का फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीजन बनता है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वह एटमॉस्फेयर में चला जाता है। यह ATP और NADPH2 आपको डार्क रिएक्शन में भाग लेता है। यह डार्क रिएक्शन है, यह डार्क रिएक्शन है। ये डार्क रिएक्शन है। डार्क रिएक्शन जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया है कि स्टोमा में होता है। स्टोमा में क्लोरोप्लास्ट का वह भाग जहाँ पर कि मैट्रिक्स भरा होता है उसको हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। एक ग्राना है, ग्राना में लाइट रिएक्शन, और यहाँ पर जो उसका खाली जगह है जहाँ मैट्रिक्स भरा रहता है वहाँ पर आपको डार्क रिएक्शन होता है। डार्क रिएक्शन को हम लोग एंजाइमेटिक रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि यह एंजाइम के द्वारा होता है और लाइट के ऑप्शन में होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले कि CO2 का फिक्सेशन होता है। CO2 का फिक्सेशन कैसे होता है, तो यहाँ पे CO2 है और RUDP राइबोलोज 15 राइबोलोज 15 डाइफॉस्फेट डाइफॉस्फेट होता है। CO2 और A दोनों मिलकर के आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर इनका CO2 का फिक्सेशन होता है और फिक्सेशन होने के बाद आपको क्या बनता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज बनता है और इसी क्रिया में ATP और NADPH2 भाग लेते हैं और इसका डिस्कवरी कैल्विन नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसको हम लोग कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। और कहते हैं ये क्रिया किस प्रकार से होती है और कैसे होती है, इसको थोड़ा सा हम लोग स्टेप वाइज डिटेल्स समझते हैं। देखिए, एटमॉस्फेयर का CO2 RUDP राइबोलोज 15 डाइफॉस्फेट, ये दोनों कंबाइंड होते हैं। यह 5 कार्बन मॉलिक्यूल है और यह 1 कार्बन मॉलिक्यूल है। दोनों कंबाइंड होते हैं, एक 6 कार्बन कंपाउंड बनते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होते हैं और ये दो भागों में टूट जाते हैं। एक डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और एक फॉस्फो ग्लिसरिक
एसिड। ये 3 कार्बन कंपाउंड है, यह भी 3 कार्बन कंपाउंड है। चूंकि ये दोनों आइसोमेराइज करते हैं तो आइसोमेराइजेशन के दौरान ये एक दूसरे के रूप में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो डाई हाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट 3 कार्बन कंपाउंड है, यह फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट कर गया। तो कन्वर्ट करने के कारण ये जो है वह 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ और इसी समय आपको या NADPH2 और ATP भाग लेते हैं और यहाँ पर एक रिडॉक्स क्रिया होता है, रिडॉक्स क्रिया होता है। और रिडॉक्स के बाद ये दोनों कार्बन, एक कार्बन और एक कार्बन, जो इसमें 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरिक एसिड क्या है वे आपस में कंबाइंड होते हैं और बनता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। यहाँ पे 1,6 डाइफॉस्फेट से फॉस्फोरस बारी बारी से निकलते जाता है। पहले 1 नंबर वाला फॉस्फोरस निकलेगा, जैसे कि यह C 1 2 3 4 5 6। तो पहले यहाँ का फॉस्फोरस डिलीट होगा और उसके बाद यहाँ का फॉस्फोरस डिलीट होगा। तो यहाँ का फॉस्फोरस डिलीट होगा, यह पहला नंबर पर है, यह 6 नंबर पर है। तो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। तो फ्रक्टोज से एक फॉस्फोरस निकला तो बना आपको फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना और इसके बाद एक फॉस्फोरस बना, ये भी रिमूव होगा और रिमूवल के बाद ये बनेगा फ्रक्टोज और इसको रिमूव काम करेगा तो हाइड्रोजन रिमूव करेगा, इसको भी रिमूव करेगा हाइड्रोजन। यानी कि फॉस्फोरस को रिमूव करके यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और अंत में आपको फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज बनेगा। और यह फ्रक्टोज आइसोमेराइजेशन क्रिया के द्वारा एक ग्लूकोज बनाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा C6H12O6। यानी ये देख रहे हैं कि ये पूरी प्रक्रिया आपको एक केमिकल कंपाउंड के रूप में कन्वर्ट होते होते आपको ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। इसको कहते हैं कैल्विन साइकिल कहते हैं, क्योंकि इसका डिस्कवरी कैल्विन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इसके अलावा इसको डार्क रिएक्शन और एंजाइमेटिक रिएक्शन भी कहते हैं। प्रत्येक स्टेप में 3 चीज होता है, क्या क्या? तो रिडक्शन, हाइड्रोजिनेशन और आइसोमेराइजेशन। इस क्रिया के द्वारा ग्लूकोज बनता है और यही आपका फाइनल प्रोडक्ट है जिसके द्वारा प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग इस स्टेप को समझ चुके होंगे और समझने के बाद आप पूरी तरह से लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को
का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इसके प्रत्येक, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर अल्डोलेज, अल्डोलेज इंजाइम का यूज होता है। यहाँ पर आइसोमिरेज, आइसोमिरेज एंजाइम का यूज होता है। इसी तरह से प्रत्येक स्टेप में एंजाइम का ही यूज होता है, इसलिए इस क्रिया को हम एंजाइमेटिक रिएक्शन कहते हैं। इसमें लाइट का कोई जरूरत नहीं पड़ता है, केवल CO2 होता है। CO2 जो है वो आपको एक कार्बन कंपाउंड होता है, वह एक 5 कार्बन कंपाउंड RUDP के साथ रिएक्शन करके ये सारे कंपाउंड बनाता है और अंत में आपको ग्लूकोज बनता है। दिस इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन, ये स्ट्रोमा में होता है। याद रखिएगा, RUDP को हम लोग RUBP भी कहते हैं, RUDP को RUBP भी कहते हैं, BP भी कहते हैं, क्योंकि राइबोलोज बाइफॉस्फेट भी कह सकते हैं या राइबोलोज डाइफॉस्फेट भी कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और इसके लाइट रिएक्शन के द्वारा किस प्रकार से प्लांट अपना भोजन सनलाइट, CO2, वाटर और क्लोरोफिल के द्वारा अपना भोजन बनाता है, किस तरह से रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके और हम लोगों को भोजन प्रोवाइड कराता है या ऑटोट्रॉफ्स कराता है, क्योंकि ये क्षमता केवल ग्रीन प्लांट्स में भी होता है, हम लोगों में वो नहीं हो सकता। हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स हैं, क्योंकि हम लोग इसी पर निर्भर है, और ये लोग ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ग्रीन प्लांट ना रहे तो इस सृष्टि का निर्माण ही न हो। तो यही फोटोसिंथेसिस का थीम है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में सब कुछ आ गया होगा। फिर हम लोग अपनी अगली क्लास में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।